वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का। और इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हैंड रिटन नोट के द्वारा लेक्चर नंबर 9 पूरा का पूरा। कुछ बातें डाउट की हैं लेक्चर नंबर 9 में, थोड़ा सा और आप लोग लेक्चर नंबर 9 को ध्यान से देखिए, फिर बाद में हम उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे और फिर उसका सब कुछ क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। और आप लोग कुछ थोड़ा सा सोच समझ करके नंबर थ्योरी को खूब बढ़िया से पढ़िए। जैसे कई लोग, पहले हम स्टार्टिंग में बता दें, बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों की जो गलती है, अगर हम सिंपल बोलें तो गलती इन लेवल पे हो रही है। जैसे सपोज कर लिया कि अगर हमने कहीं पर लिखा कि ए डिवाइड्स बी, तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो हम बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। यहाँ पे ए डिवाइड्स बी में ये जो आपका है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अगर कहीं मान लीजिए ऐसे लिखा है ए और फिर यहाँ पे ऐसे स्लैश टाइप का लिखा है दिस डिवाइड्स बी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ए अपान बी। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ए अपान बी, जो स्लैश वाला है। और जब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि b को डिवाइड किया जा रहा है किससे? a के द्वारा, मतलब ये b अपान a लिखा है ऐसे। और b अपान a का सेंस यह है, सबसे बड़ी बात बिल्कुल स्ट्रेट लिखने का, कि b को पूरा a क्या कर देगा? कट कर देगा। तो जब पूरा डिवाइड दिखा रहता है, मतलब a वाली क्वांटिटी जो है इसको पूरा कट कर देती है। और a अपान b का मतलब होता है a को डिवाइड कर रहा है b, है ना, उल्टा हो जाता है। जैसे कि अभी आज के डिस्कशन में आप लोगों ने देखा होगा, एक जगह अंजुम इस तरह पूछ रही थी कि सर आप यहाँ उल्टा लिख दिए हैं। हम उल्टा नहीं लिखे थे, बिल्कुल सही लिखे थे। ए बी को डिवाइड करने का मतलब यह होता है बी अपान ए। और दूसरी खास बात, जब बिल्कुल स्ट्रेट बना होता है ना, इसका मतलब होता है बी को पूरा का पूरा ए डिवाइड कर देगा। समझ गए बात? कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। और यहाँ पे लिखा है ए आबलिक करके जो लिखा है बी, इसका मतलब होता है ए अपान बी। इसमें गारंटी नहीं है कि ए पूरा का पूरा बी के द्वारा कट जाए। समझ गए बात? जैसे मतलब यहाँ का जो नंबर है ना आपका, वो ऐसे भी हो सकता है, 7/2 टाइप का भी हो सकता है, क्योंकि 7 को 2 पूरा थोड़ी कट करता है। जबकि इस वाले में तभी लिखा जाएगा जब यह जो है इसको पूरा कट कर दे। इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग अपने नोट्स में ऐसे सीधा और टेढ़ा का मतलब नहीं समझ रहे होंगे और एट रैंडम उसको लिख दे रहे होंगे, जो आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। तो आप इस बात को जरूर सुधार लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद आज की क्लास हम लोग यहां से शुरू करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास पे जो पढ़े थे, हम लोग कहां तक पहुंचे थे, इस बात को हम लोग पहले सोच लेते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक बार और जरा थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए। हम कहेंगे कि कोई भी अगर इंटीजर है, और वह इंटीजर हमने कहा था 1 को छोड़ करके होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। हमने कहा था कोई इंटीजर p जो 1 से बड़ा हो उसी को प्राइम कहेंगे। कोई भी इंटीजर p जो 1 से बड़ा हो उसी को प्राइम नंबर कहेंगे, या जस्ट अ प्राइम कहेंगे। An integer p greater than 1 is called a prime number or a prime in case there is no divisor d of p satisfying 1 greater than d less than p। मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर p एक से बड़ा जो है प्राइम नंबर या प्राइम तब कहा जाएगा या तब होगा अगर कोई भी ऐसा डिवाइजर d ना मिले p का जो 1 से बड़ा हो और p से छोटा हो। मतलब p का कौन डिवाइजर हो? या तो p ही हो या तो कौन हो? 1 हो। तो कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा होगा उसको प्राइम नंबर तब कहेंगे जब कोई ऐसा डिवीजर p से छोटा ना मिले और 1 से बड़ा ना मिले, जो p को डिवाइड करने की क्षमता रखता हो। ठीक है? अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है और प्राइम नहीं है का मतलब क्या है? प्राइम नहीं है का मतलब यह है
कि उस नंबर से छोटा कोई नंबर मिलेगा और एक से बड़ा नंबर मिलेगा जो इसको डिवाइड कर देगा। तो कोई नंबर, कोई इंटीजर ऐसा है जो 1 से बड़ा है और प्राइम नहीं है, तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्लियर है पूरी बात? तो प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में आप लोग जानते हैं। बाद में चल करके यूक्लिड ने प्राइम नंबर का और ही सुंदर और अच्छा डेफिनेशन दिया है। और यूक्लिड उस जमाने के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, 340 या 350 बीसी के आसपास। कहने का मतलब अगर हम लोग बात करें तो आज से लगभग 2300 या 2350 साल पहले यूक्लिड नंबर सिस्टम में भी काफ़ी काम करते थे। अब हम लोग जो एक बहुत ही फेमस आर्टिकल है इस यूनिट 1 का, वह है यूक्लिड लेमा। अब हम लोग यूक्लिड लेमा जानते हैं। अगर हम बात कहें ना तो ऐसे कह सकते हो, यूक्लिड लेमा को हम लोग एक डेफिनेशन के बतौर प्रयोग कर सकते हैं प्राइम नंबर का। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना यूक्लिड लेमा का, इसको बहुत सारे इंटरव्यूज में अगर आप डेफिनेशन के तौर पे बोलेंगे ना तो सबसे बेस्ट माना जाता है। और वी कैन से दैट ना इट इज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। सो जो यूक्लिड लेमा है, यूक्लिड साहब 440 बीसी में जब अपनी किताब लिखते थे ना, यूक्लिड्स का एलिमेंट्स हुआ करता था उस समय। यूक्लिड एलिमेंट्स का मतलब समझते हैं? यूक्लिड ने अपनी किताबें जो लिखी थी ना, 9 किताबें लिखी थी, उस 9 किताबों को यूक्लिड एलिमेंट्स कहा जाता था। सॉरी, 13 किताबें लिखी थी, और जो 13 किताबें थी ना उनको हम लोग यूक्लिड्स का एलिमेंट कहते थे। जो 9वीं किताब थी इनकी, 9वें किताब के प्रोपोजिशन नंबर 14 में वो अपना इस लेमा का डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो उस टाइम आप देखेंगे कि जो भी इनकी बुक्स हुआ करती थी वहाँ से ज्योमेट्री की शुरुआत होती थी, वहाँ पे नंबर सिस्टम का डिस्कशन होता था। तो इनके जो एलिमेंट्स थे ना, ये मैथमेटिकल में यूँ कह लीजिए मैथमेटिकल ट्रियटराइज के लिए 13 बुक्स का एक कलेक्शन हुआ करता था। और यूँ कह लीजिए कि जो आपके यूक्लिड साहब थे अलेक्जेंड्रिया में 300 बीसी के आसपास, इनका ये जो पुस्तकों का कलेक्शन था ना, 13 पुस्तकों का, इन पुस्तकों में क्या क्या होता था? डेफिनीशंस होते थे अच्छे अच्छे नए नए, पास्टुलेट्स होते थे, प्रोपोजिशंस होते थे, थ्योरम्स होते थे, कंस्ट्रक्शंस होते थे, मैथमेटिकल प्रूफ्स ऑफ प्रोपोजिशंस को इन्होंने लिख रखे थे इसके अंदर। फिर इन्होंने जो है यहाँ पे यूक्लिडियन ज्योमेट्री का डिस्कशन कर रखा था, इन्होंने एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का डिस्कशन कर रखा था, इन कमेंसरेबल मेजर्स का डिस्कशन कर रखा था, उनके लाइंस का डिस्कशन कर रखा था। साथ ही साथ यूं कह लीजिए ना कि साइंस को डेवलप करने के क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने उस सारे लॉजिक्स को अपनी पुस्तकों में एक जगह कलेक्ट करके इन्होंने रख दिया था। इससे प्रभाव क्या पड़ा उस टाइम पे? अगर हम बात करें तो इनके जो एलिमेंट है ना, इसको आप कह सकते हैं कि ये मास्टरपीस थे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू द मैथमेटिक्स में। मीन्स दैट द एलिमेंट्स इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ मास्टरपीस इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू द मैथमेटिक्स। इन हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट अगर हम लोग बात करें, इट हैज प्रूवन यूनिवर्सली इन्फ्लुएंशियल इन मेनी एरियाज ऑफ साइंस, यू कैन से दैट लाइक दैट। जैसे कोपरनिकस ने जो काम किया, केपलर ने जो काम किया, गैलीलियो ने जो काम किया, इसाक न्यूटन ने जो काम किया, सब के सब कहीं ना कहीं इनकी एलिमेंट्स से इन्फ्लुएंसेस जरूर थे, प्रभावित जरूर थे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये बहुत काम की चीज़ इन्होंने लिख रखी थी उस समय। और जो सबसे बेहतरीन अगर ब्यूटी कहा जाए ना यूक्लिडियन ज्योमेट्री का, तो यूँ कह लीजिए कि जो वेस्टर्न कल्चर था वो पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर का झलक दिखला रहा था ये। सो अगर कहा जाए तो उस टाइम पे इनका एक स्टेटमेंट हुआ करता था, जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, हम यहाँ से इस बात को ख़त्म कर रहे हैं बहुत सारी बातों के बारे में, कैसे इनकी जो है सारी पुस्तकें लिखी गई थी और क्या था उसके बारे में हम लोग यूक्लिड के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग बस यूँ जाने कि यूक्लिड ने अपना जो लेमा लिख रखा है, जस्ट अपने जो 13 एलिमेंट्स हुआ करते थे उस 13 एलिमेंट के 9वें किताब में लिखा हुआ था, प्रोपोजिशन नंबर 14 में लिखा था। तो जरा देखिए कह क्या रहा है, ये स्टेटमेंट इसका क्या है। आएगा एग्जाम में तो स्टेट एंड प्रूफ यूक्लिड्स लेमा, आपकी काम की बात यही है। इफ p इज अ प्राइम इंटीजर, अगर p कोई प्राइम इंटीजर है, सच दैट p डिवाइड्स ए बी, देन आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स।
कह रहा है कि अगर p कोई प्राइम इंटीजर है ना, और कैसा है, कैसी प्रॉपर्टी रखता है, अगर p प्राइम इंटीजर है और ऐसी प्रॉपर्टी रखता है कि p जो है दो इंटीजर के मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है ना, दो इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है ना, तो 100% गारंटी है कि या तो p a को डिवाइड करेगा या तो p b को डिवाइड करेगा। और अगर ऐसा नहीं करेगा ना तो गारंटी है कि p प्राइम हो ही नहीं सकता। मतलब अगर कोई नंबर प्राइम इंटीजर है तो सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि अगर वह प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को डिवाइड कर रहा है सच दैट कोई प्राइम नंबर है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो या तो p a को डिवाइड करेगा या तो p b को डिवाइड करेगा। पक्का दोनों में से किसी न किसी एक को पक्का इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, वेयर a और b क्या है, इंटीजर्स है। अब चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सपोज कर लिया कि p प्राइम है, और ये बात जो गिवन है हम लोग इसको लेकर के ही चलें। सपोज कर लिया कि p जो है हमारा प्राइम नंबर है जो ab को डिवाइड करता है, मतलब अपनी बात को हम लोग लेकर चल रहे हैं कि p ab को क्या करता है, डिवाइड करता है। लेकिन मान के चलते हैं कि p a को डिवाइड नहीं करता है। देखिए हमारा सपोजिशन क्या है, हमें प्रूव करना है कि p अगर प्राइम नंबर है, p प्रोडक्ट ऑफ ab को डिवाइड करता है, तो p या तो a को डिवाइड करेगा या तो p b को डिवाइड करेगा। हम मान के चलें कि p a को डिवाइड नहीं करेगा और ऐसा करता है, तो हम वही सपोज कर रहे हैं कि p प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड करता है, और मान लिया कि p b को डिवाइड नहीं करता है, बट डज नॉट डिवाइड्स a। क्लियर पूरी बात? मतलब हमने a मान लिया और मान लिया कि p a को डिवाइड नहीं करता है। तो देखो प्रूफ क्या करना है, या तो ऐसा करेगा या तो ऐसा करेगा। हमने मान लिया इसको डिवाइड नहीं करता है, तो हमको क्या शो करना पड़ेगा, p b को डिवाइड करता है। क्लियर है पूरी बात? तो अब देखिए पहली लाइन हमने क्या लिखा, सपोज p प्राइम नंबर है जो ab को डिवाइड करता है बट डज नॉट डिवाइड्स a। हमने मान लिया कि a को डिवाइड नहीं करता है। अब a को डिवाइड अगर नहीं करता है ना, तो पक्का क्या करना पड़ेगा, b को डिवाइड ही करना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि ये मान के चलने पर कि p a को डिवाइड नहीं करता, और अगर हम ये प्रूव कर दें कि p b को डिवाइड करता है, तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। नाउ वी मस्ट शो दैट p डिवाइड्स b। अब देखिए जो गिवन है ना, इतनी बात इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। पहली बात कहा जा रहा है कि p a को डिवाइड नहीं कर रहा है, और p कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो पक्का ऑब्वियस सी बात है कि p और a का GCD कितना होगा, 1 होगा। p प्राइम नंबर है, p a को डिवाइड नहीं कर रहा है, मना कर दे रहा है डिवाइड करने से, तो पक्का GCD p और a का कितना होगा, 1 होगा। क्लियर इतनी बात? अब देखिए आप लोग पढ़े हैं ना कि जब भी GCD D होता है तो D इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई ए फॉर सम इंटीजर एक्स वाई लिख पाते हैं, तो हमको जरूर दो इंटीजर एक्स वाई मिलेगा सच दैट यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, GCD कितना होगा, आपने लिखा है GCD p और a का कितना होगा, a होगा। तो पक्का आपको दो इंटीजर x और y मिलेंगे, px प्लस ay इक्वल टू क्या बनना चाहिए, a बनना चाहिए। तो हम इसी बात को लिख दिए, 1 इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई ए। पक्का आपको दो इंटीजर मिल जाएंगे, दोनों साइड में आप b से मल्टीप्लाई कर दो, a वाली लाइन मिल जाएगी। अब देखिए आप क्या मान के चल रहे हो, p ab को डिवाइड करता है, p क्या करता है, ab को डिवाइड करता है। क्लियर पूरी बात? इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी को तुम फैक्टराइज करोगे तो पक्का इसके फैक्टर में क्या मौजूद होगा, p मौजूद होगा। क्लियर है पूरी बात? मतलब ए बी को आप फैक्टर करिए तो k इंटू पी टाइप आएगा। क्लियर है पूरी बात ना? k क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, या ऐसे कह लो कि p जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो पक्का p का कुछ टाइम टेबल पढ़ने पर ए बी आ जा रहा होगा। तो मान लो k टाइम टेबल पढ़ने पर आ रहा है, तो ए बी इक्वल टू क्या लिख दोगे, के पी। यहाँ से लाइन क्लियर है, ये गिवन था, इससे हमने लिख दिया ए बी इक्वल टू कितना, के पी। सो अब एक काम करते हैं हम लोग, जहाँ पर यहाँ ए बी लिखा है ना, वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, के पी लिख देंगे। तो अब बी को क्या लिख पाओगे, एक्स पी बी प्लस वाई के पी। क्लियर है पूरी बात यहाँ तक? पी दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, एक्स बी प्लस वाई के, और इधर क्या लिखा है, बी लिखा है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करें, आप ध्यान से देखिए, P इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को क्या कर रहा है, P इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा। पक्का देखो यहाँ पे P मौजूद है, तो पूरे राइट हैंड साइड को ध्यान से देखा जाए तो P इस पूरे राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है ना, तो गारंटी है लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो P अगर राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है तो P किसको डिवाइड करेगा, B को।
सिंस P डिवाइड्स द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन हेंस P किसको डिवाइड कर देगा, B को। यही प्रूफ करना था, यही इक्विवेलेंट लेमा है। क्लियर है पूरी बात। सिमिलरली अगर आप लोग चाहते ना तो ऐसे मान लेते कि सपोज कर लिया कि P प्राइम नंबर है जो AB को डिवाइड करता है बट डज नॉट डिवाइड B, फिर आप चलते चलते क्या दिखा देते, P जो है अगर B को डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पर B मान के चलते तो दिखा देते P A को डिवाइड कर रहा है। लेकिन आप कोई एक तरीका करिए, जो हमने लिखा है इतना ही आप करिए, ठीक है। तो यह था आपका इक्विवेलेंट लेमा। इसका बड़ा यूज होगा आगे चल करके इक्विवेलेंट लेमा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए यहां से। एक बात यहां पर देखिए, हमने यहां पर एक नोट लिख रखा है। हम ये कहना चाह रहे हैं इक्विवेलेंट लेमा फेल कर सकता है कब, अगर P प्राइम नहीं है तब। देखिए 6 जो है 6 प्राइम नहीं ना है, 4 इंटू 3 को डिवाइड करता है ना। अब देखिए 6 प्राइम ना होने की वजह से ना तो 6 4 को डिवाइड करेगा और ना ही 6 3 को डिवाइड करेगा। देखिए 4 तिया 12, 6 जो 12 को डिवाइड करता है पक्का। आप 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हो। तो 6 जो है 4 को भी नहीं डिवाइड कर रहा है और 6 3 को भी नहीं डिवाइड कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्राइम नहीं है। प्राइम होता और दो फैक्टर को डिवाइड करता ना तो पक्का या तो पहले को डिवाइड करता या तो दूसरे को डिवाइड करता। क्लियर है पूरी बात। तो यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट लेमा फेल कर जाएगा अगर आप P को प्राइम नहीं लेकर चलोगे। तो प्राइम होना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कि प्राइम नंबर भगवान की एक खूबसूरत या स्पेशल देन है। प्राइम होने से कितनी खूबसूरती मैथमेटिक्स में बढ़ जाती है, कितनी कॉस्मेटिक ब्यूटी बढ़ जाती है, इस बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा ना, कोई ग्रुप है प्राइम आर्डर का है, साइक्लिक हो जाता था, अबेलियन हो जाता था। कोई काशी थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा था, सैलो पढ़ा था, सब किस पे चलता था, प्राइम पे चलता था। तो प्राइम का अपने आप में कितना इम्पॉर्टेंस है ना। हमारे अगर एस्ट्रोनॉमी की बात किया जाए या ज्योतिष शास्त्र की बात किया जाए तो प्राइम नंबर यहाँ भी बड़ा इम्पॉर्टेंस रखता है। तो कई बार ऐसा फील होता है कि नंबर तो सारे हैं, वो भी भगवान के ही बनाए हैं, लेकिन उन नंबरों में प्राइम होना कुछ अलग टाइप का लगता है, जैसे मनुष्यों में बहुत विद्वान होना। देखिए प्राइम नंबर की अभी और भी हम लोग कॉस्मेटिक ब्यूटी आगे चल के देखेंगे, क्या क्या इसकी और खूबसूरती होती है। एक कोरोलरी हम लोग करते हैं। कोरोलरी ये कह रहा है अगर P डिवाइड कर रहा है A1 A2 डॉट डॉट AN, इन सारे पूरे प्रोडक्ट को अगर P डिवाइड कर रहा है ना, then there exists some I such that P divides AI। ध्यान से देखिए मेरी बात। इक्विवेलेंट लेमा को एक बार और देखिए। यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर P डिवाइड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को, तो या तो P A को डिवाइड कर रहा है या तो P किसको डिवाइड कर रहा है, B को। आपको देख करके पक्का लग गया होगा कि लग रहा है उसी का जनरलाइजेशन कोई कर रहा है। जनरलाइजेशन कैसे कर रहा है, कह रहा है कि वहाँ पे कह रहा था P डिवाइड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को, यहाँ पे क्या कर रहा है P डिवाइड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ n नंबर को। हमने क्या कहा था वहाँ पे, हमने कहा था कि P इसी में से किसी एक को डिवाइड करेगा। वहाँ 2 ही था तो या तो A को करेगा या तो B को करेगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कोरोलरी में कहा जा रहा है कि अगर P इस पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा ना तो पक्का इसी में या तो A1 को P डिवाइड कर रहा होगा या तो A2 को डिवाइड कर रहा होगा या तो A3 को या तो AN को। जरूर इसी में कोई ऐसा होगा AI, है ना, I जो है 1 से लेकर N तक वेरी करा लो, जरूर कोई ऐसा होगा A1 A2 AN में से, पता नहीं कौन वो लकी मेंबर होगा, लेकिन जरूर होगा जिसको P क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर। दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेमा। तो कह रहा है कि अगर P A1 A2 AN इस पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है ना तो पक्का आपको कोई ना कोई I जरूर मिलेगा। I का मतलब यही जो इंडेक्स लिखा है, इसी में से कोई जरूर होगा, A1 होगा चाहे A2 होगा या A3 होगा AN होगा, पक्का जरूर कोई होगा जिसको P क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर है पूरी बात। हम इस कोरोलरी को मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप n इक्वल टू 1 ले लो, n इक्वल टू 1 कहने का मतलब आप केवल एक ही टर्म लेकर के चलो, तो क्या लिखा है यह P डिवाइड A1। ऑब्वियस सी बात है P डिवाइड A1, तो थ्योरम प्रूफ हो गया। क्या रहा था थ्योरम में
कि गारंटी है कोई आपको AI मिलेगा जिसको P डिवाइड करेगा। जब आप एक ही टर्म लेकर चल रहे हैं तो सीधे सीधे आपको मिल गया P डिवाइड 7, एक टर्म तो मिल ही गया जिसको P डिवाइड कर रहा है, तो बात प्रूफ हो गया। वैसे ही क्लियर है पूरी बात। n इक्वल टू 1 लेने का मतलब है कि यहाँ एक ही टर्म आप कंसीडर करेंगे, सिर्फ A1 को, है ना। और जब एक ही टर्म कंसीडर करेंगे तो P डिवाइड 7 मतलब आपको एक टर्म को मिलना चाहिए था कि P किसी न किसी AI को डिवाइड करे, तो मिल गया P A1 को डिवाइड कर रहा है। इसीलिए थ्योरम जो है n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। मैथमेटिकल इंडक्शन कहता क्या है, कहता है कोई थ्योरम n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाए, फिर अगर हम लोग सपोज कर लें कि n इक्वल टू k के लिए सत्य है और ये दिखा दें कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही हो जाएगा, तो हम लोग कहते क्या हैं कि थ्योरम सबके लिए सही हो जाएगा, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। फॉर क्लियर है पूरी बात। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, द रिजल्ट इज ऑब्वियसली ट्रू बाय द यूक्लिड लेमा, क्योंकि आपको एक नंबर मिल ही गया है। सपोज कर लो कि रिजल्ट ट्रू है। ट्रू है मतलब हमने सपोज कर लिया कि ये रिजल्ट ट्रू है n के उन सारे वैल्यू के लिए जो k से छोटे हैं या k के इक्वल है। ठीक है, हम क्या दिखा दें तो प्रूफ हो जाएगा सबके लिए, अगर एक k प्लस 1 के लिए दिखा दें तो हो जाएगा प्रूफ सबके लिए। आप सभी लोग जानते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में हमारा एम यही होता है कि कोई थ्योरम n इक्वल टू 1 के लिए सत्य दिखा दिया जाए, फिर हम लोग कोशिश करें किसी तरीके से, या सपोज कर ले कि थ्योरम जो है n इक्वल टू k या k से छोटे सारे वैल्यू के लिए सत्य है, और कोई ये दिखा देना कि ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, तो हम ये बोल देंगे कि ये सबके लिए सत्य है। क्लियर है पूरी बात। देखिए देन फॉर, अब हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि k प्लस 1 के लिए सत्य बन जाएगा, तो काम करते हैं कि p को डिवाइड करा देते हैं इस पूरे प्रोडक्ट से, है ना। अब हमको यही दिखाना है कि इसमें से किसी न किसी एक को क्या डिवाइड करेगा, P डिवाइड करेगा, तो पक्का है थ्योरम किसके लिए होल्ड कर जाएगा, k प्लस 1 के लिए। ध्यान दो हमने क्या किया, चालाकी किया, हमने इतने को जो है एक ब्रैकेट में लिख दिया है ना, ब्रैकेट में लिख दिया और इसको बगल में लिख दिया है। क्लियर। हमारा एम क्या है, A1 A2 A3 और AK प्लस 1 इतना अगर प्रोडक्ट लिखा है ना, तो आपको दिखाना है कि P डिवाइड करेगा इसी में से किसी एक को। क्लियर है पूरी बात, किसी एक को डिवाइड करेगा, आपको यही दिखाना है। अब देखो आप चाहो तो इस पूरे को ऐसे ब्रैकेट में कर दो, क्या दिक्कत है, सबको मल्टीप्लाई करोगे कोई एक इंटीजर आएगा ना, और ये बगल में एक इंटीजर लिखा है। P कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, इसको पूरे को A मान लो, इसको B मान लो, तो P किसको डिवाइड कर रहा है, A इंटू B को डिवाइड कर रहा है। लेमा क्या कहता है कि P या तो इसको डिवाइड करेगा या तो P किसको डिवाइड करेगा, इस पूरे को डिवाइड करेगा। पक्का है पूरी बात। तो देखिए यूक्लिड लेमा के अनुसार या तो P AK प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है, AK प्लस 1 को डिवाइड करने से भी हमारी बात प्रूफ हो गई कि आपको एक I मिल गया ना K प्लस 1 या टर्म वाला, इसी में इंडेक्सिंग वाले का ये वाला, जिसको कौन डिवाइड कर रहा है, P। आपको ही ना ढूंढना था कि आपको जरूर मिलेगा एक I जिसको P डिवाइड करेगा, तो मिल गया। या तो ऐसा होगा, मतलब P या तो इसको डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा तो आपको I मिल गया, और नहीं अगर इसको डिवाइड करेगा तो आपको यहाँ से I नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसको डिवाइड नहीं करेगा तो पक्का इसको तो डिवाइड करेगा ना, क्योंकि अगर P डिवाइड A इंटू B, तो या तो P A को डिवाइड करेगा या तो P किसको डिवाइड करेगा, इस पूरे ब्रैकेट को हमने B मान रख लिया, B को डिवाइड करेगा। क्लियर है पूरी बात। चलिए तो देखिए या तो P इसको डिवाइड करेगा या तो P इस पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। आपको दिखाना क्या था, दिखाना यही था कि आपको जरूर एक इंडेक्स मिल जाएगा जिसको ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है पूरी बात। अब यहाँ देखिए ध्यान से, P इसको डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हैं, P इसको डिवाइड करने का मतलब आपने थ्योरम को होल्ड करा रखा है, किसके लिए, K तक के वैल्यू के लिए, तो इसमें पक्का आपको मिल जाएगा जिसको क्या करेगा, P डिवाइड कर रहा होगा। इस तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं thus the result is true for n equal to k plus 1, hence by mathematical induction the result is true। क्लियर। यहाँ से आप देखिए ध्यान से एक बार और, हमने सपोज कर लिया कि रिजल्ट ट्रू है किसके लिए, उन सारे वैल्यू के लिए जो k से छोटे हैं या k के बराबर हैं। हमें दिखाना है k प्लस 1 के लिए सत्य हो जाए, तो A1 A2 A3 AK और AK प्लस 1 ले लीजिए और दिखा दीजिए कि पक्का अगर P इस पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है ना, तो इसी में से जरूर किसी एक को डिवाइड करेगा। अब देखो अपनी चालाकी के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया। अब इस पूरे को हमने मान लिया B है और इसको मान लिया A है,
तो पक्का p अगर b इंटू ए को डिवाइड कर रहा है ना, तो p जो है या तो b को डिवाइड करेगा, इसको पहले को डिवाइड करेगा या तो दूसरे को डिवाइड करेगा। तो यूक्लिड लेमा कहता है p इसको डिवाइड करेगा या तो p इस पूरे को डिवाइड करेगा। अगर इसको करेगा तो आपको एक इंडेक्स मिल ही गया जिसको p डिवाइड कर रहा, थ्योरम सत्य हो गया। और अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो आप मान के चले हो कि k तक के वैल्यू के लिए थ्योरम वैलिड ही है। वैलिड का मतलब आपको पक्का मिल जाएगा p इसी में से किसी एक को डिवाइड करेगा, क्योंकि आप इस बात को सपोज कर लिए हो। k के लिए तक तो सत्य मानते हैं ना इंडक्शन में, तो यहाँ से प्रूफ हो गया, इसलिए थ्योरम ट्रू हो गया, यानी इक्वल टू k+1 के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखिए। हमने कहा एक्चुअली डेफिनेशन ही है जीसीडी का, लेकिन आपका एक थ्योरम बन के आ सकता है। इफ a and b are any two integers not both 0 then a positive integer d which is a gcd of a and b, d gcd होगा a और b का if and only if d a को डिवाइड करे और d b को डिवाइड करे। दूसरी कंडीशन whenever कोई और नंबर मिले जो a और b को डिवाइड करे ना, तो वो किसको डिवाइड करने लगे, d को। आप यही तो डेफिनेशन पढ़े हो जीसीडी का, लेकिन चलिए प्रूफ करिए। पहला मान के चलिए अगर ये जीसीडी है तो ये दो कंडीशन होल्ड करेगा, और कन्वर्सली मान के चलिए दो कंडीशन होल्ड करेगा तो डी क्या होगा, जीसीडी होगा। इफ एंड ओनली इफ का ही तो मतलब होता है। पहले मान लो कि डी क्या है, जीसीडी है। किसका जीसीडी है, ए और बी का। अब देखो अगर डी जीसीडी है ए और बी का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो पक्का ये क्या करेगा, डी को डिवाइड कर रहा होगा। बी भी क्या कर रहा होगा, डी को डिवाइड कर रहा होगा। आई एम सॉरी उल्टा हमने बोल दिया। अगर डी जो है जीसीडी ए और बी का, तो पक्का डी किसको डिवाइड करेगा, ए को, और डी किसको डिवाइड कर रहा होगा, बी को, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, डिवाइजर है ए और बी का। कॉमन डिवाइजर ही तो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अगर डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए और बी का, तो ये तो बात तय है कि डी जो है ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। कंडीशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए कंडीशन नंबर दूसरा कैसे दिखाएंगे। चूँकि डी क्या है, जीसीडी है ए और बी का। आप पढ़े हो कि अगर डी जीसीडी है दो नंबर का, तो डी को आप ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हो, फॉर सम इंटीजर एक्स एंड वाई देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स एंड वाई, या फॉर सम इंटीजर एक्स एंड वाई। ये तो आप जानते ही हैं। चलिए अगर आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, हमको क्या अब दिखाना है, कंडीशन नंबर 1 तो हम दिखा दिए हैं ना यार, डी ए और डी बी को डिवाइड करेगा। अब क्या जा रहे हैं दिखाने का, सी ए को डिवाइड करता है, सी बी को डिवाइड करता है। दिखाना क्या है, सी डी को डिवाइड करता है, यही ना दिखाना है। तो हमने डी क्या मान रखा है, जी सी डी ए और बी का, और डी को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। अब देखिए हम ये दिखाने जा रहे हैं, तो मान लिया सी ए को डिवाइड करता है और सी क्या करता है, बी को डिवाइड करता है। दिखाना क्या है, सी डी को डिवाइड करेगा। तो चलिए देखिए, नाउ सी ए को डिवाइड कर रहा है और सी बी को डिवाइड कर रहा है, तो पक्का सी किसको डिवाइड करेगा, ए एक्स प्लस बी वाई को। आपको हमने बताया था प्रॉपर्टी डिवाइजर का। और ए एक्स प्लस बी वाई कितने के बराबर है, डी के बराबर है। हमने कहा था कि अगर सी ए को डिवाइड करे, सी बी को डिवाइड करे ना, तो सी ए एक्स प्लस बी वाई को हमेशा डिवाइड करता है, चाहे एक्स वाई कोई भी इंटीजर क्यों ना हो। हमने बताया भी था, यहाँ से फैक्टर निकलता वही कॉमन हो जाता है। और ये इम्प्लाई करेगा कि सी किसको डिवाइड कर देगा, डी को डिवाइड कर देगा। और यहाँ से क्या हो गया, कंडीशन नंबर 2 भी होल्ड कर गया। ठीक, उल्टा मान के चलो कि डी कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कंडीशन 1 और 2 को सेटिस्फाई करता है, तो दिखा दो कि डी क्या होगा, जीसीडी होगा। देखिए अगर डी कोई पॉजिटिव इंटीजर आप मान के चल रहे हैं जो कंडीशन 1 और 2 को सेटिस्फाई करता है, हमें दिखाना क्या है कि डी जीसीडी बन जाएगा। कंडीशन नंबर 2 के अनुसार क्या होगा, सी कॉमन डिवाइजर है ना ए और बी का। अगर आप कंडीशन नंबर 2 को देखिए तो सी कॉमन डिवाइजर है ना ए और बी का। ये तो क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अच्छा, और अगर है ए और बी का कॉमन डिवाइजर, तो सी किसको डिवाइड कर रहा है, डी को। ये क्या दिखा रहा है कि डी जो है सारे कॉमन डिवाइजर से बड़ा है या उसी के बराबर है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है किसका, ए और बी का। और ये बात प्रूफ हो गया कि डी क्या हो गया, जीसीडी हो गया। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं, बहुत ही आसान सा थ्योरम है। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी बताएंगे ना, आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी शोज दैट द प्राइम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल इंटीजर्स। जितने इंटीजर्स हैं ना हमारे ये जो प्राइम्स हैं उनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेंगे। वी विल ऑब्टेन यूज दिस प्रॉपर्टी विदाउट एक्सप्लिसिटली सेइंग सो। हम लोग
ये सारा काम करेंगे और एक्सप्लिसिटली इन सारी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जानेंगे और लिस्ट कॉमन मल्टीपल जानेंगे और उस पर बेस्ड कुछ थ्योरम को जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस सारे थ्योरम्स को करिए। जहाँ भी आपको जीसीडी से रिलेटेड किसी भी बुक में कोई थ्योरम नज़र आए ज़रूर एनालिसिस करिए, सोचिए, उस पर तर्क दीजिए, लॉजिक दीजिए और एक एक बात को कई कई बार ध्यान से देखिए, सोचिए। कई बार देखने से हर आदमी में चार आदमी दिखते हैं। एक थ्योरम को एक बार देखो, दो बार देखो, घूर घूर के देखो, पक्का कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, वी विल मीट again tomorrow with a new lecture in which we will discuss about fundamental theorem of arithmetic and some properties.